डियर स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा के बारे में जो टॉपिक चला रहे हैं उसी का ये वीडियो है, उसी का एक पार्ट है। और जितना कि आप लोग को पीछे वाला क्लास में आप लोग को बताया गया था उससे ठीक आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो आप बोर्ड पर देखते होंगे, बोर्ड पर लिखा गया है टॉपिक, किन किन टॉपिकों पर हम लोग को बात करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है मोस्ट होता है और इससे संबंधित परीक्षा में आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है RNTCP। RNTCP क्या होता है? तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण भी कहा जाता है। यह जो होता है ये क्षय रोग यानी टीबी को रोकने के लिए, टीबी के रोकथाम के लिए भारत सरकार ने एक रणनीति बनाई। और रणनीति जब बनाई तो उसमें परिवर्तन लाया यानी संशोधन किया। और संशोधन करके सन 1993 ईस्वी में, अब देखे होंगे बोर्ड पर भी लिखे हैं, 1993 ईस्वी में इस कार्यक्रम को बनाया। यानी पहले से भी क्षय रोग के बारे में कार्यक्रम चलता था, लेकिन 1993 में क्या हुआ, भारत सरकार ने क्षय रोग पर नियंत्रण पाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का गठन किया। और इसके द्वारा हम लोग को इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं RNTCP। कभी कभी आपके परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, कभी कभी परीक्षा में सवाल आ जाते हैं कि रिवाइज एन RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। या कभी कभी आ जाता है कि इसका गठन कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। किस रोग से बचने के लिए कराया गया था, तो क्षय रोग से बचने के लिए कराया गया था। तो बहुत सारे इस तरह के सवाल आएंगे। तो जब हम लोग मॉडल सेट तैयार कराएंगे या सेट मारेंगे उस समय आप लोगों को बताएंगे इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अभी बस हम लोग इतना जानते हैं कि क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग के रोकथाम के लिए भारत सरकार ने अपनी रणनीति को बनाई। और रणनीति को बनाते हुए इसमें संशोधन किया और संशोधन करके इसका नाम रखा संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग RNTCP के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका भारत सरकार ने कराया था ताकि क्षय रोग पर नियंत्रण हम लोग पा सके। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप बोर्ड पर देखते होंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल मलेरिया एडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये जान लेते हैं क्या है। तो ये भी भारत सरकार ने ही करवाया था। भारत सरकार ने 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में यानी भारत सरकार ने 1958 ईस्वी में मलेरिया को पूरी तरह से उन्मूलन के लिए यानी मलेरिया को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया। और उस कार्यक्रम का नाम रखा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसको भी हम लोग शॉर्टकट में NMEP के नाम से जानते हैं। आप लोग सभी जितना भी फुल फॉर्म लिखा गया सबका आप शॉर्ट फॉर्म याद रखें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हमेशा परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म देख के फुल फॉर्म उसका पूछ देता है, या कब उसका शुरुआत हुआ था पूछ देता है, या कभी कभी सवाल यही पूछता है कि किस चीज से बचाव के लिए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था, तो मलेरिया रोग से बचने के लिए, मलेरिया रोग पर पूर्ण रूप से विराम लगाने के लिए। तो भारत सरकार ने 1958 ईस्वी में मलेरिया पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम चलाया, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है जी। उसके बाद एक होता है आप लोगों को शायद बोर्ड पर, हाँ, बहु औषधि बहु औषधि थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। ये क्या होता है? तो बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे घातक बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे जीर्ण बीमारियां होती है जिसको एक दवा से या एक औषधि से ठीक नहीं होता है। उस स्थिति में अनेक प्रकार के दवाइयों का हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो उसका नाम हो जाता है बहु औषधीय थेरेपी। जैसे लेप्रोसी का आप नाम सुने होंगे। लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। आप देखे होंगे उसको हम लोग बोलचाल के भाषा में चर्क भी बोलते हैं, या देखे होंगे आप लोग सफेद दाग टाइप से हो जाता है जगह जगह पर हम लोग के शरीर के बॉडी में। तो भारत सरकार ने पहला बार लेप्रोसी से बचने के लिए यानी कुष्ठ रोग से उपचार के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग किया था। और इसमें
कामयाब भी हुआ। तब जाकर हम लोग को उस समय से लेप्रोसी यानी चरक रोग जो होता है या जिसको सफ़ेद दाग या इस तरह का रोग जो होता है, क्योंकि पहले इस रोग को हम लोग कुष्ठ रोग को पहले हम लोग इसको देवी-देवता, श्राप, टोना, डाइन ये सब माना जाता था। लेकिन जब मॉडर्न खोज हुआ यानी मॉडर्न जब मेडिकल साइंस आया, तो उसमें बताया गया कि नहीं ये भी एक प्रकार की बीमारी है, जो कि ब्लड के वजह से या आपके चर्म रोग से संबंधित ये बीमारी है। तब जाके इस पे काम हुआ और काम होने के लिए इस बीमारी से बचने के लिए यानी लेप्रोसी रोग से बचने के लिए इसमें बहु औषधि थेरेपी यानी अनेक प्रकार के दवाइयों का यानी एक से अधिक प्रकार के दवाइयों का उपयोग किया गया। तब जाके हम लोग को बहु औषधि थेरेपी इसका नाम पड़ा और कुष्ठ रोग खास करके कुष्ठ रोग के लिए इसका सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। बहु औषधि थेरेपी का उपयोग सबसे पहले कुष्ठ रोग के लिए यानी लेप्रोसी रोग के लिए हम लोग को किया गया था। ठीक है? उसके बाद आप बोर्ड पर देखते होंगे कि आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है? जानेंगे कि आयोडीन आयोडीन क्या होता है? कोई बता सकता है? जो कि हम लोग नमक जो खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, समुद्री पदार्थ आप खाइएगा उसमें भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो आयोडीन जिससे कहने का मतलब क्या होता है कि आयोडीन जो होती है हमारे शरीर में घेंघा रोग होने से बचाती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हम लोग घेंघा रोग होता है, ठीक है? और उन्हीं उसी रोगों से बचने के लिए हम लोग को ये कार्यक्रम को चलाया गया था आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण। यानी कहने का मतलब ये भी जो है भारत सरकार ने ही चलाया था। आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो होता है यानी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है ये भी भारत सरकार ने ही चलाया था। और कब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1962 ईस्वी में। यानी 1962 ईस्वी में इसका उपयोग किया गया था। इससे हम लोग राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण भी कहते हैं। कहने का मतलब होता है इसको हम लोग नेशनल गैटर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका 2 गो नाम है। आप वो भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है? और इसका शुरुआत जो हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हुआ था कि घेंघा रोग पर नियंत्रण पाने के लिए हुआ था। और घेंघा रोग पर नियंत्रण कब होगा? जब सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलेगी, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा रोग होता है और घेंघा रोग जब होता था तो इसी पर काबू पाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम यानी आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 ईस्वी में चलाया गया था। इसको राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये दोनों में से कोई भी आपके परीक्षा में आएंगे, आप लिख सकते हैं कि 1962 ईस्वी में ही इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है? उसके बाद एक आप लोग बोर्ड पर टॉपिक देखते होंगे जिस टॉपिक का नाम है मध्याह्न भोजन मिडिल मिडल प्रोग्राम मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो एक बार बता देते हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है ये क्या है, एक भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम है जो कि स्कूली बच्चे को यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन लोगों को दोपहर में जो भोजन मिलता है उसी को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि यह मुख्य रूप से क्यों चलाया जाता है, ये कब शुरुआत किया गया था तो 1961 ईस्वी में। यानी मध्याह्न भोजन मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिडिल मील प्रोग्राम का शुरुआत कब किया गया तो 1961 ईस्वी में किया था। भारत सरकार ने इसका शुरुआत की थी। और ये किस लिए किया गया था? तो देखते थे कि भारत सरकार ने देखा कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो उन कुपोषण को हटाने के लिए इस प्रोग्राम का किया गया। ये 2 प्रोग्राम के लिए करा गया। पहला कि देश में बच्चों के कुपोषण से राहत मिलेगी यानी कुपोषण वो लोग कुपोषण का शिकार नहीं होगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक लड़का स्कूल से सरकारी स्कूल से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग को चलाया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ये भी एक प्रकार की योजना है जो कि 1961 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो होता है इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से ये स्कूली बच्चों के लिए ये किया जाता है। कुपोषण के रोकथाम के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग को शुरुआत किया गया था और इसको इसलिए किया गया था कि लोग अधिक से अधिक स्कूल से जुड़ेंगे और साक्षर होंगे। इससे 2 गो फायदा है। पहला कि कुपोषण के शिकार भी नहीं होंगे और दूसरा चीज़ कि बच्चा स्कूल से आकर्षित होंगे और स्कूल में डेली आने-जाने लगेंगे और पढ़ाई-लिखाई भी उसका ठीक-ठाक चलेगा। उसके बाद एक होता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या होता है? तो प्राइमरी लेवल का मतलब होता है कि सबसे निचले स्तर पर स्वास्थ्य की जो देखभाल की जाती है उसी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से हम लोग जानते हैं।
प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि सबसे निचले स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर यानी सबसे निचले स्तर पर, ठीक है? जो हम लोग स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के नाम से हम लोग जानते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कोई भी सेवा यदि दी जाती है तो उसमें सबसे पहले इस चीज़ का हम लोग को देखना चाहिए, न्याय संगत बँटवारा। न्याय संगत बँटवारा का मतलब क्या होता है कि जिसका जितना हक है उतना देना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं, आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई व्यक्ति उस कार्यक्रम के बारे में या उस प्रोग्राम के बारे में नहीं जान रहा है तो उसको लाभ ही नहीं मिल रहा है, हैं? जो व्यक्ति जान रहा है वो लूट-लाट के ले जा रहा है। आज के डेट में आप देखे होंगे, हम लोग के देश में वैसे-वैसे भी गरीब हैं, जो सफारी पर राशन ले जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, मज़ाक की विषय नहीं है, ये राइट बात है। आज हमारे देश में वैसे-वैसे भी गरीब है, जो स्कॉर्पियो पर, सफारी पे, फॉर्च्यूनर तक पे, जो बीपीएल वाला कार्ड होता है ना, गरीबी रेखा वाला, उस पर राशन ले जाते हैं। अब सोच सकते हैं हम लोग का देश कितना गरीब मन है। हम लोग के देश में ऐसे-ऐसे भी लोग गरीब आपको मिलेंगे जो बुलेट पे, 3-3 लाख के बुलेट पर ₹2 किलो के चावल ले जाते हैं, क्योंकि गरीब हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जिसका हक है उसके अनुसार मिले तभी देश सुधरेगा। अब मान लीजिए कि सरकार कितना भी योजना चलाए जिसको लाभ लेना चाहिए वो ले ही नहीं पा रहा है, जिसको नहीं लेना चाहिए वो लूट ले रहा है। तो कहाँ से देश की बेरोज़गारी मिटेगी? आदमी कह रहा है देश में बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। सरकार आपको कोई भी कानूने ना बनाएगी, मानना तो आप ही को है। मान लीजिए आपके घर में कोई खाना बना दिया, आप घर के खाना खाइए, जाके होटल में खा लीजिए, कहिए घर के खाना नहीं ठीक लगा, देखो घर का शिकायत नहीं ना होगा। तो उसी तरह से कोई भी सरकार या कोई भी सरकार जो होता है अपना योजना बनाता है, तो योजना इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको लाभ मिले। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी भी होते हैं, कुछ आम जनता भी है, कुछ नेता लोग भी हैं, जिसके वजह से सिस्टम क्या होता है, बिगड़ जाता है और सिस्टम बिगड़ जाता है तो कार्यक्रम फ्लॉप हो जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सबसे पहला उसका नियम यही होता है कि न्याय संगत बँटवारा। न्याय संगत बँटवारा का मतलब होता है कि जिसका जो हक है उतना ही मिलना चाहिए। वो आपका नज़दीकी हो, आपका भाई हो, पट्टीदार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके द्वार पर जो भी आया मतलब जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कर्मी काम करते हैं, उसको कभी जाति, लिंग, धर्म, अपना, दूसरा नहीं सोचना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आया हुआ है, समझिए कि आपके लिए सब बराबर है और सबके बीच में न्याय संगत बँटवारा यानी कभी भी बाँटते समय ये नहीं देखना चाहिए कि इस जाति का, उस धर्म का है, उससे हो, उस सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होगा कार्यक्रम आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हम लोग को यही बताता है कि किसी भी प्रकार की योजना आता है सरकार के द्वारा तो उसको न्याय संगत यानी न्याय करते हुए उसको बँटवारा करना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई अपना आदमी उठा के पूरा दे दिए, कोई व्यक्ति आए तो कह दीजिए नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये है। उसके बाद आप देखे होंगे एक बोर्ड पर ये भी आपका टॉपिक डाला गया है रिकेटस। रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है? आप लोग को मालूम है? आप लोग को पहले जो वीडियो पढ़ाया गया था, उसमें भी बताया गया था कि ऑस्ट्रोमलेशिया क्या है। देखिए ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेटस ये दोनों बीमारी एक ही जैसा है, ठीक है ना? लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बता दे रहे हैं। ये दोनों बीमारी जो होता है वो विटामिन डी के कमी के कारण ही होता है, यानी कैल्शियम के कमी के कारण ही होता है और विटामिन डी थ्री के कमी के कारण ही होता है। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है कि यदि बच्चे लोगों में यानी 1 से 5 वर्ष के बच्चे लोगों में यदि बीमारी होता है तो उसको रिकेटस कहिएगा। और यदि एडल्ट अवस्था में या बुढ़ा अवस्था में, वृद्धावस्था में यदि बीमारी होता है तो उसको ऑस्ट्रोमलेशिया कहेंगे। क्योंकि ये दोनों बीमारी का कारण एक ही होता है, विटामिन डी, विटामिन डी थ्री और कैल्शियम। यानी विटामिन डी थ्री और कैल्शियम की कमी के कारण ये दोनों बीमारी हम लोग को होता है रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया। बस अंतर इतना ही है कि यदि बच्चा लोगों में होता है तो उसको रिकेटस के नाम से जाना जाता है और वृद्धावस्था में हो या एडल्ट अवस्था में होता है तो उसको ऑस्ट्रोमलेशिया के नाम से हम लोग जाना जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि रिकेटस किस विटामिन के कमी के कारण होता है तो आपको लिखना होगा विटामिन डी, ठीक है? या रिकेटस किस कमी रिकेटस रोग किस को होता है, क्योंकि देखिए सवाल हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी परीक्षा में आता है रिकेटस रोग किन अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, आएगा ना, नवजात शिशुओं में होता है, तो इस तरह आएगा। ऑस्ट्रोमलेशिया किस अवस्था में होता है, ये वृद्धावस्था में होता है। तो रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया में सिर्फ अंतर इतना ही है कि रिकेटस जो होता है ये बच्चे लोगों में होता है और ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है वो वृद्धावस्था में होता है और दोनों रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। तो ये हम लोग का रिकेटस और ऑस्ट्रोमलेशिया हुआ। अब हम लोग प्रदूषित जल
वाटर पॉल्यूशन इसके बारे में तो सब लोग जाने होंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां जितना आप लोग पढ़े होंगे सब में वाटर पॉल्यूशन प्रदूषित जल के बारे में पढ़े होंगे। प्रदूषित जल क्या है? तो प्रदूषित जल की वजह से हम लोग को अनेक प्रकार के जब हम लोग के जल जो होता है, जल में अशुद्धि पाई जाती है, तो प्रदूषित हो जाती है और जब प्रदूषित जल हम लोग ग्रहण करते हैं तो अनेक प्रकार की हम लोग को बीमारी होती है, ठीक है? यानी कहने का मतलब होता है कि प्रदूषित जल से हम लोग जैसे हैजा हुआ, हैजा का मतलब क्या होता है? पेट से संबंधित बीमारी हुआ, ठीक है? उसके बाद पोलियो होता है, टाइफाइड होता है, अमीबाइसिस होता है, इस तरह के अनेक प्रकार की बीमारी हम लोग को उत्पन्न होता है, जो कि प्रदूषित जल ग्रहण करने के बाद हम लोग को ये बीमारी होता है। और कभी-कभी हम लोग देखे होंगे मलेरिया रोगों को पता लगाने के लिए कभी-कभी अब जैसे बरसात अभी खत्म हुआ ना, बरसात के कुछ दिन पहले मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बरसात के कुछ दिन बाद यानी अगस्त के बाद मलेरिया रोग जो होता है बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, इस सब बीमारी क्या होता है? तेज़ी से फैलता है क्योंकि अ, बारिश के पानी या गड्ढा के पानी या नहर नदी नाला के पानी जो होता है कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद वो पानी क्या हो जाता है सड़ता-गलता है और उसमें अनेक प्रकार के मच्छर का माने इथि होता है उत्पादन ये पैदा होता है सब और होने के बाद हम लोग को अनेक प्रकार की बीमारी फैलाता है। तो उस समय सरकार क्या करता है कि गाँव में घूम-घूम कर लोगों को पता लगवाता है कि मलेरिया के कितना हम लोग के इस क्षेत्र में मरीज़ पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ हम नहीं भी जाते होंगे लेके जाना चाहिए। वहाँ पर जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसका ही अंडर में आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ या सब सेंटर हुआ, उस सब का ही काम होता है या एएनएम हुई या आशा हुई, ये लोग से सर्वे कराया जाता है कि आपके क्षेत्र में मलेरिया या टाइफाइड या डेंगू के शिकार कितने हुए आदमी हैं। तो मलेरिया रोगों को पता लगाने के लिए जो हम लोग को सक्रिय निगरानी की जाती है, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मेल हेल्थ वर्कर जो होता है, वो घर-घर जाता है और घर-घर जाके सर्वे करता है, पूछताछ करता है। तब इससे हम लोग को पता लगाया जाता है, ये होता है, ठीक ना? अब हम लोग चलते हैं गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था क्या होता है? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग सब जानते होंगे। प्रेगनेंसी गर्भावस्था क्या है? गर्भावस्था जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसको हम लोग गर्भावस्था बोलते हैं, प्रेगनेंसी होता है। एक इस पे सबसे बड़ी चीज़ होती है परीक्षा में आपको सवाल कैसे-कैसे इसमें आएँगे, ठीक है? तो ये आपको बताएँगे मॉडल सेट जब हम रिपीट कराएँगे तो आपको हम बताएँगे। तो यहाँ पर अभी हम बता देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन लगभग हम लोग को फोलिक एसिड की गोलियाँ जो होती है, कम से कम 100 दिन लेनी चाहिए। कहने का मतलब होता है गर्भावस्था के दौरान 100 दिन आयरन। आप देखे होंगे कि सब सेंटर या उप स्वास्थ्य केंद्र पे जाएँगे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाएँगे तो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को फ्री में आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है। ये कब तक खाना चाहिए? तो कम से कम 100 दिन तक खाना चाहिए। यानी जो भी महिला गर्भावस्था में रहती है, उसको 100 दिनों तक फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट खाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? गर्भावस्था में कोई प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद एक महिलाओं को अभी और चीज़ देखना चाहिए कि महिलाओं को प्रतिदिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1600 से लेकर 2200 के आसपास कैलोरीज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यानी 2200 से लेकर 1600 से लेकर 2200 के बीच में कैलोरीज ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उस दौरान जब भी गर्भावस्था में रहती है, तो गर्भावस्था के दौरान हम लोग को क्या करना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 300 कैलोरीज अधिक यानी हम लोग जानते हैं 1600, 1700, 1800 तो एवरेज चीज हुआ। लेकिन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जितना भी ऊर्जा की जरूरत होती है उसमें 300 किलो कैलोरी बढ़ा दिया जाता है और प्लस में 10 10 ग्राम प्रोटीन अधिक बढ़ा के खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि गर्भावस्था में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो गर्भावस्था के दौरान इस बात को ध्यान रखना है कि फोलिक एसिड और आयरन की गोली जो होता है 100 दिन तक लगातार देना है और जितना ऊर्जा लेती है, जितना एक सामान्य व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत होती है उससे ठीक 300 किलो कैलोरी ऊर्जा बढ़ा के देना है और 10 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन बढ़ा के देना है, ठीक है? तब जाके गर्भावस्था में महिला स्वस्थ रह पाएंगी, ठीक है? उसके बाद एक आप लोग टॉपिक देखते होंगे कर्मचारी राज्य बीमा योजना। कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक प्रकार की कार्यक्रम है, ये भी भारत सरकार के द्वारा ही आता है, ठीक है ना? ये कहता क्या है
कि यदि कोई भी महिला कर्मचारी प्रसूति की अवस्था में है, प्रसूति की अवस्था का मतलब प्रेगनेंसी की अवस्था में है, तो उसको टोटल छुट्टी जो होता है 84 दिन का दिया जाता है। 84 दिन का दिया जाता है, ठीक है? हो गया? कहने का मतलब होता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या कहता है कि यदि कोई महिला प्रेगनेंसी अवस्था में है, यानी कोई महिला गर्भावस्था में है, तो उसको 84 दिन के लिए उसको दिया जाता है कवर। उसके बाद हम लोगों को 42 दिन तक उसके बच्चा के लिए दिया जाता है, जिसको सैवतानिक अवकाश बोला जाता है, ठीक है? तो इस तरह से गर्भावस्था के दौरान टोटल महिलाओं का छुट्टी जो होता है, कितना हो जाएगा? 4 2 6 8 4 12 126 दिन का छुट्टी दिया जाता है। यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना क्या करता है कि यदि कोई भी महिला प्रेगनेंसी अवस्था में है, यानी गर्भावस्था में है, तो उसको टोटल छुट्टी 126 दिन का देना होता है, जिसमें 84 दिन गर्भावस्था के लिए दिया जाता है और 42 दिन जो बच्चा शिशु जन्म लेगा उसके लिए, जिसको हम लोग सैवतानिक अवकाश के बारे में हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में बताई गई सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और मेरा एक आग्रह है कि जो भी छात्र-छात्राएँ को लगता है कि कहीं वीडियो में दिक्कत हो रहा है, माने क्लास समझ में वर्ड नहीं आ रही है, तो आपको बता देते हैं कि हम लोग जो वीडियो आपके अपलोड करते हैं, वो लो लो क्वालिटी में किया जाता है, ताकि बहुत सारे ऐसे लड़का-लड़की हैं, जिनके पास डाटा उस स्पीड से नहीं दे पाता है, ठीक ना? तो हम लोग लो क्वालिटी में डालते हैं। तो आप सेटिंग के जैसे आप वीडियो को ओपन करेंगे, तो वहाँ सेटिंग पे जाएँगे और सेटिंग पे जाने के बाद वहाँ पर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी पर हाई क्वालिटी कर दीजिएगा ना, तो आपको सारा चीज़ दिखाई देने लगेगी। क्योंकि हम लोग लो पे इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि हाई पे हम लोग डाल देंगे तो लो नहीं होगा, लेकिन लो पे डालेंगे तो आपका हाई हो जाएगा, ठीक ना? तो जिन छात्र-छात्राओं को पढ़ने में या देखने में दिक्कत होता है, तो आप ज्यों ही आप खोलते हैं मेरा वीडियो, वहाँ सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन देगा क्वालिटी, और क्वालिटी में जाकर हाई को चूज़ करिएगा, तो आपको सारा चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। बाकी मेरा आग्रह है कि जब भी कोई भी लड़का-लड़की वीडियो को देख रहा है, तो अधिक से अधिक इस शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिले। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फॉलो करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।